स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी है और प्राइमरी मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं वो भी अच्छे। आज लिस्टिंग हुई है मैनकाइंड फार्मा की, करीब 22% के प्रीमियम पर लिस्टिंग ये हुई है और आप इसमें तेजी देख सकते हैं बढ़िया वाली। बाजार की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि 3% अपने शिखर से दूर रह गया निफ्टी। 18,300 के आज आंकड़े को भी पार कर लिया। सेंसेक्स में करीब 200 अंकों की तेजी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां से उतनी तेजी नहीं है, लेकिन 125 अंक करीब निफ्टी बैंक भी आज ऊपर है और आज भी ब्रॉडर मार्केट से संकेत अच्छे हैं। अगर हम अनुपात की तुलना करें चढ़ने और गिरने वाले शेयरों की, तो हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले करीब 3 बढ़ने वाले शेयर हैं। तो बाजार में जो स्ट्रेंथ है वो पूरी तरह से विजिबल है। और आज एक और अच्छी चीज है कि टाटा मोटर्स, जहां पर हमने अच्छी तेजी लगातार देखी है, 400 रुपए के स्तर पार करने के बाद 12 तारीख को नतीजे भी आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले पूरी जोश में और 500 रुपए का आंकड़ा टाटा मोटर्स ने पार कर लिया है 21 फरवरी 2022 के बाद पहली बार। इसको भी समझेंगे कि टाटा मोटर के लिए क्या ट्रिगर बन रहे हैं, क्यों ये शेयर लगातार दौड़ रहा है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आप इस शो में कॉल कैसे कर सकते हैं। 9167329108 पर आप फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर एसएमएस करके भी अपने क्वेरीज आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और सोशल मीडिया पर भी है ET9 स्वदेश मौजूद, @ET9 स्वदेश। तीनों प्लेटफॉर्म्स का पता है हमारे, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी और प्रिसीजन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार जामसंदीकर। आशीष जी और मंदार जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET9 स्वदेश पर। मंदार, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बाजार देखिए बुल्स पर सवार है, तेज चाल लगातार चल रहा है। 18,300 को भी पार कर लिया है हमने। 3% के आसपास की दूरी है निफ्टी की। आपको लगता है कि ये जो 3% की दूरी है नए शिखर से या फिर पुराने शिखर को फतह करने से, आपको लगता है कोई बड़े हर्डल्स हैं या फिर ये दूरी पार हो जाएगी? और मई के महीने में आपको कितनी उम्मीद दिख रही है इसकी? मंदार, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग जी। देखिए, मुझे लगता है कि 18,300 का ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक इसके ऊपर बाजार बना रहता है तब तक व्यू बुलिश ही होगा। लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी, तब मैंने कहा था कि अगले 2 महीने जो है ये बुलिश होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये बुलिश ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू होगा। डोमेस्टिक क्यूज जो है वो तो पॉजिटिव है। अब दूसरी ओर पे अमेरिकन क्यूज जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैटर करते हैं हमारे मार्केट्स के लिए। और आपने अगर बाजार का चाल अगर देखा हो कि सीधा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ बाजार ऊपर नहीं निकलता है, ऊपर चलता है लेकिन ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाता है। तो उस तरीके का एक चॉपी काइंड ऑफ जो ट्रेड है विद अ पॉजिटिव बायस, उसके पीछे का रीजन है अमेरिकन मार्केट्स। तो अमेरिकन मार्केट से जो क्यूज आ रहे हैं वो इतने अभी भी स्ट्रांग नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं मार्केट्स को और उसके वजह से अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन पॉजिटिव बायस जरूर है। और मुझे लगता है कि अगर अमेरिकन मार्केट्स अगर डिसअपॉइंट नहीं करते हैं, इन्फ्लेशन का जो फिगर इस वीक वहां से आने वाला है उस तौर पे अगर डिसअपॉइंट नहीं अगर मार्केट्स होते हैं, तो मुझे लगता है ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा और जो ऑल टाइम हाइज हैं वो अगले 1 महीने में बाजार जरूर छू लेगा। तो बेसिकली व्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव बायस है। नीचे की तरफ अंडर करंट बहुत ही पॉजिटिव अंडर करंट है, नीचे की तरफ बाइंग आ रहा है और लोगों ने बाजार में होना, इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं बनती है। ओके, तो ये है राय बाजार पर। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। और पहले दर्शक का सवाल भी हमें मिल चुका है, फेसबुक पर आया है अहमदाबाद से। अहमद जी ने हमें सवाल भेजा है और JBM ऑटो पर सवाल है इनका। इनके पास 40 शेयर्स हैं, 548 के भाव पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ था और काफ़ी अच्छे लेवल पर एंट्री की, जिसके चलते अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। करीब 11,000 के आसपास का मुनाफा इनको इस स्टॉक में हो रहा है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि यहाँ तेज़ी बनी हुई है। JBM ऑटो में भी ऐसा ही कुछ रन अप हमने देखा। पिछले 6 महीने में अगर देखेंगे तो करीब 400 अंकों की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली और काफ़ी बेहतरीन लेवल पर इन्होंने एंट्री की थी स्टॉक में। आशीष जी, आपकी क्या राय बन रही है? JBM ऑटो में अभी मुनाफा में है ये, और तेज़ी के लिए होल्ड करना चाहिए?
मेरा तेजी के लिए बिल्कुल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और उसके पीछे दो वजह हैं। सबसे पहले तो चूंकि कंपनी ईवी सेक्टर में काफी अग्रेसिवली काम कर रही है, जो ईवी बसेस बनाने का, तो अभी क्या हो रहा है कि जितनी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं वो सब टेंडर फ्लोट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, तो उसका एक बड़ा मार्केट शेयर जेवीएम ऑटो को मिले। इसके अलावा क्योंकि ऑटोमोबाइल एज अ सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, छोटा कंपनी का इक्विटी है और मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल स्टॉक में बने रहें। 1,000 रुपये का लक्ष्य अगले 6 महीने के लिए इस स्टॉक में हमारा है। ठीक है, जेबीएम मोटो को लेकर आशीष जी का ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, नागपुर से प्रमोद हमारे साथ हैं। प्रमोद जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? हेलो जी प्रमोद जी बताइए। जी, मेरे पास RVNL है, 100 शेयर 71 की परचेसिंग है और लैंडमार्क है 550 में लिए हैं 50 शेयर से। लैंडमार्क कार्स, ठीक है, लैंडमार्क कार्स है और RVNL का शेयर है। हालांकि भाव बहुत आकर्षक है, प्रमोद जी का 71 रुपये के भाव पर लिए हैं, लेकिन अब थोड़ी सी टेंशन ये है कि रेलवे के स्टॉक्स अब तेजी वाले बाजार में भी हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से नीचे आने शुरू हो गए हैं। आप देख लिए RVNL, राइट्स, IRFC या फिर इरकॉन, ये तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और ET स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने भी आपको आगाह किया था कि इस रैली के बाद शायद जो रेलवे की रफ्तार है वो कम हो सकती है और रिवर्स गियर लग सकता है शेयरों में, और सेम ट्रेंड हम अब शेयरों में देख भी रहे हैं। आशीष जी, RVNL 71 रुपये के भाव पर है, हालांकि 130 रुपए के आसपास ही RVNL, लेकिन लगातार दूसरे दिन कमजोरी, और हम तमाम स्टॉक्स को देख रहे हैं कि अब वो कमजोर हैं। हालांकि बहुत बड़ी रैली हमने देखी है रेलवे के स्टॉक्स में। आपको लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी एक सही स्ट्रेटजी होगी, थोड़े लोअर लेवल्स का वेट करना चाहिए फिर से एंट्री करने के लिए, या फिर अभी बने रहे अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो? ओवरऑल रेलवे की सलाह ये रहेगी कि थोड़ा मुनाफा लेना चाहिए अभी, क्योंकि रीजन ये है कि अभी भी जो एक बड़ी रैली बनी हुई थी रेलवे में और काफी अच्छा एप्रिसिएशन भी निवेशकों को पिछले 2 महीनों में मिला है। तो अब क्या हो रहा है, जब मुनाफा वसूली हो रही है क्योंकि लेवल्स काफी बढ़ गए, तो क्योंकि अब मार्केट ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो रेलवे स्टॉक अंडर परफॉर्म करेंगे क्योंकि वहां पे अच्छा गेन बन गया। और जहाँ पे वैल्यू है, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, मेटल हो, IT हो, जिन सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है अब उनका समय आया है। तो मेरी सलाह रहेगी कि बिल्कुल एक बार मुनाफा घर ले जाना चाहिए और दूसरे सेक्टर में निवेश करना चाहिए। ठीक है, तो RVNL में आप फिलहाल मुनाफा बुक कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा चल चुका है ये स्टॉक, आज देखिए 3-3.5% नीचे भी है, तो ये सही समय है, जो भी मुनाफा हो रहा है वो बुक करके निकल जाए। अगला सवाल हमें भेजा है फेसबुक पर ही, झारखंड से अमित जी ने। इनका सवाल है ग्रीव्स कॉटन पर, 450 शेयर्स 150 पर लिए इन्होंने। हाल फिलहाल की ही खरीद लग रही है, इस वक्त 145 पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। हालांकि आज भी 3% ऊपर है ये स्टॉक, बट पॉइंट वाइज देखेंगे तो इतनी बड़ी कुछ तेजी नहीं है और हल्का नुकसान इनको इस स्टॉक में इस वक्त हो रहा है। मंदार, आप क्या सजेस्ट करेंगे ग्रीव्स कॉटन में? पूजा, देखिए मुझे तो लगता है कि इन्होंने पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में हमें स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड बनती हुई दिखेगी। शॉर्ट टर्म चार्ट पे एक 139 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है, तो ये पॉजिटिव है। इनकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए मैं स्टॉप लॉस सुझाऊंगा 133 का, 133 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। और मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 महीने में इस स्टॉक में अपसाइड 160 तक का बन सकता है, तो 160 के लेवल पे आप रिव्यू कीजिए, वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं क्योंकि वहां पे बड़ा रेजिस्टेंस है, तो वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और रिव्यू कीजिए। 160 अगर ब्रेक हो जाता है तो ऊपर में 180-85 के लेवल्स ओपन अप हो जाएंगे, लेकिन पहला लेवल जो है वो 160 का वॉच करना है और जो स्टॉप लॉस है 133 का होगा। ठीक है, ग्रीव्स कॉटन को लेकर ये व्यू। जम्मू से मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है? सर मेरे पास है IRFC। ठीक है, देखिए जैसे जैसे बाजार का ट्रेंड बदल रहा है, हालांकि हम देख रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स में ट्रेंड ज़्यादा बदल रहा है क्योंकि बाजार में तो तेजी का मोमेंटम है, लेकिन रेलवे की जो रफ्तार है वो थमी है और उसके बाद लोगों के मन में ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि अब रेलवे के स्टॉक्स अगर उनके पास है तो करना क्या है।
सर आप बताएंगे कि आपके पास किस भाव के IRFC हैं? सर जी ऐसा 31 रुपए कोई 45 पैसे का पड़ा हुआ है जी, मेरे पास 10,000 शेयर है कोई। 31 रुपए 45 पैसे की 10,000 शेयर। ठीक है, 10,000 शेयर यानी कि आपको मोटा मोटी 30,000 रुपए के आसपास का फायदा आपको IRFC में हो रहा है। हाँ, तो वही पूछ रहा था कि मैं इसको बेच दूं, सेल कर दूं या रखूं अभी? ठीक है, इस पर आशीष जी व्यू दीजिए। सेम व्यू होगा जो आपका RVNL के लिए था? बिल्कुल मेरी सलाह रहेगी निकल जाने की। अपने 52 वीक हाई से थोड़ा सा करेक्ट होना शुरू हो गया है और मुझे लगता है ओवरऑल थोड़ा सा ट्रेंड अब रिवर्स हो रहा है, जैसा मैंने पहले भी कहा था रेलवे स्टॉक्स में। तो मुझे लगता है इसकी वजह आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश करेंगे तो वहाँ बेटर रिटर्न बन जाएगा। तो IRFC बेच के मेरी सलाह रहेगी कि आप IDFC फर्स्ट का स्टॉक खरीद ले जो 64-65 रुपए के आसपास चल रहा है। वहाँ पर मुझे लगता है कि अगले 3 से 4 महीनों में 10-1% की अपसाइड बिल्कुल बनती है, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं उसके बाद काफ़ी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी इस स्टॉक में रुझान बन रहा है। तो IDFC फर्स्ट ले लीजिए IRFC बेचकर। तो IDFC फर्स्ट ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है और आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। IRFC से एग्जिट करने की राय दी जा रही है। अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें ट्विटर पर आया है। पंजाब से राजकुमार जी ने अपना सवाल भेजा है। इनका सवाल है HCL टेक पर 60 शेयर्स 1035 पर इन्होंने लिया हुआ है। हल्का मुनाफा हो रहा है इनको इस पर स्टॉक में, और HCL टेक के स्टॉक में हम देख भी रहे हैं पिछले एक हफ्ते में अच्छी तेजी भी इस स्टॉक में देखने को मिली। करीब 2400 रुपए के आसपास के मुनाफे में भी हैं ये। क्या सजेस्ट करेंगे मंदार आप, HCL टेक में और कितनी तेजी दिख सकती है, या फिर जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा है लेके निकल जाना चाहिए इन्हें? ओके, चलिए मंदार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आशीष जी आप सजेस्ट करिए HCL टेक पर अपनी राय। जी, HCL टेक मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में बने रहने की। मुझे लगता है कि जो बॉटम बन गए हैं सारे IT स्टॉक में, चाहे वो इन्फोसिस हो, TCS हो, HCL टेक हो, तो अब यहाँ से क्योंकि US मार्केट में भी हमने थोड़ा रिकवरी आता देखा IT स्टॉक्स में, तो इंडियन IT स्टॉक्स भी परफॉर्म करेंगे। तो HCL टेक में बने रहें। यहाँ से मेरा जो लक्ष्य स्टॉक के लिए अगले 6 महीने का 1150 रुपये का है। ओके, तो 1150 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं HCL टेक में। आप बने रहिए और भी तेजी के लिए। और तेजी जैसे जैसे समय बीत रहा है वो हल्की हल्की सी बढ़ भी रही है। इस वक्त निफ्टी में आपको दिखेगी करीब करीब 70 अंकों के आसपास की मजबूती, 18,330 का स्तर, और निफ्टी बैंक है करीब 160 अंक ऊपर। कोल इंडिया है टॉप गेनर और UPL है टॉप लूजर। बराबर बराबर जितनी फॉल है UPL में उतनी ही तेजी हम कोल इंडिया के नंबर में देख रहे हैं। कल हमने नतीजों के बाद थोड़ी सी कमजोरी आती हुई देखी थी, लेकिन उस कमजोरी की पूरी भरपाई कोल इंडिया ने आज कर ली है। लेकिन UPL कल नतीजे उसके आए थे, हर फ्रंट पे हमने कमजोरी देखी थी नतीजों में UPL के, और एबिडा यानी कमकाजी मुनाफा, आय, मुनाफा, सारे पैरामीटर्स पर कमजोर थे। लेकिन जब डेट रिडक्शन वाले जब पॉइंट्स को हाईलाइट किया UPL ने, शेयर रिकवर किया था, लेकिन आज फिर से इसमें कमजोरी गहरा रही है। आगे बढ़ेंगे, पुणे से दत्ता बामने हमारे साथ हैं। दत्ता जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरे को टाटा कंज्यूमर को मेरे पास 30 शेयर है, 700 से। टाटा कंज्यूमर की 30 शेयर 700 रुपए के भाव पर। हाँ, ठीक है, 790 रुपए के आसपास का प्राइस है। और आज एक खबर आ रही थी आशीष जी की टाटा कंज्यूमर, ये जो कंपनी मसाले बनाती है, चिंग्स, बहुत सारे और फूड आइटम्स भी बनाती है, उसको खरीदने की रेस में ये शामिल है। टाटा कंज्यूमर कितना आपको बिजनेस में दम लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाली जो कंपनियां हैं वहां पर अब स्ट्रेंथ आ रही है, और सबसे अच्छी जो चीज़ है जो शायद आपको भी लग रही होगी कि रूरल डिमांड भी बेहतर हो रही है, गाँवों से डिमांड निकल के अब आने लगी है। आपको कैसा लग रहा है और क्या सलाह देंगे आप? देखिए बिल्कुल, इस बार के जो नंबर्स थे वो बड़े टर्न अराउंड हो गए टाटा कंज्यूमर में, क्योंकि हमने देखा है कि काफी समय से एक लैकलस्टर जोन में चल रहा था, और 730 के बाद से जब नंबर्स आए तो से स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि रीजन ये है कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों सेक्टर में जो ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है वो काफी बेहतरीन रही है। करीब 14% का उन्होंने ईयर ओवर ईयर ग्रोथ दिया था। तो ये शो करता है कि
ये कंपनी जो अपने वॉल्यूम्स को सर्टनली बिल्कुल मेंटेन कर रही है और वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो टाटा कंज्यूमर बन गया है। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में बिल्कुल बने रहें आप। स्टॉक के हमने काफी इससे पहले हाईज देखे हुए 900 रुपए के ऊपर के भी। तो मुझे लगता है कि हम 900 रुपए की तरफ दोबारा से टाटा कंज्यूमर में एक लंबे समय के लैकलस्टर या पुअर परफॉर्मेंस के बाद बढ़ रहे हैं। तो बेचने में जल्दीबाजी ना करें। यहाँ से 100 रुपए की अपसाइड का अभी भी गेट खुला हुआ है। ठीक है, तो ये है राय टाटा कंज्यूमर पर। अब आगे बढ़ेंगे। व्हाट्सएप पे हमें पुणे से संदीप जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है जी पावर पर 285 शेयर्स 136 के भाव पर इन्होंने स्टॉक में एंट्री ली हुई है और जी पावर में भी हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में अच्छी तेजी दिखी। इन्होंने थोड़ी एंट्री लेट ली लेकिन अभी भी मुनाफा ही हो रहा है इन्हें। मंदार, आपसे समझना चाहेंगे जी पावर पिछले एक महीने में तो काफी अच्छा रनअप देखने को मिला है, करीब 35 रुपए चल चुका है, 33% की बढ़त हुई अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करेंगे तो। आगे के लिए टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? ये तेजी और जारी रह सकती है क्या? चलिए, मंदार से संपर्क हमारा बार बार टूट रहा है तो उनसे वापस हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आशीष जी, आप ही सजेस्ट करिए, जी पावर पर क्या व्यू बन रहा है आपका? अभी भी और तेजी के लिए इन्हें बने रहना चाहिए स्टॉक में? देखिए, यदि कंपनी का फंडामेंटली इस कंपनी पे नजर डालें तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर कंपनी के लॉसेस अभी भी काफी हैवी हैं। कंपनी का 290 करोड़ का लास्ट ईयर का लॉस था। लास्ट 2 क्वार्टर में भी हमने काफी बड़े लॉस आते हुए देखे। बट चूंकि एक पावर सेक्टर में एक थोड़ा टर्न अराउंड हो रहा है तो इसके कारण से ये उम्मीद की जा रही है कि शायद ये कंपनी भी आगे जाके टर्न अराउंड हो। मार्केट कैप वाइज भी थोड़ी अट्रैक्टिव है। 1000 करोड़ के मार्केट कैप पे एमएनसी कंपनी का स्टॉक मिल रहा है। तो थोड़ा सा मेरी सलाह रहेगी कि अभी चूंकि एक रैली बनी हुई है तो आप स्टॉक में बने रह सकते हैं और 160 तक के लेवल जब भी आपको स्टॉक में मिले तब आप उस स्टॉक में से एग्जिट कर ली, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब तक कंपनी दोबारा प्रॉफिट में आएगी ये आपको बहुत बड़ा रिटर्न देगी। ओके, तो ये चलेगा स्टॉक 160 के लेवल्स तक ज्यादा से ज्यादा और चल सकता है। आप तब तक के लिए होल्ड कर सकते हैं इस शेयर को। अच्छी चल रही है और अच्छी चाल में दरअसल योगदान दे रहे हैं अच्छे नतीजों की बात करेंगे। हैप्पीस्ट माइंड्स ने Q4 नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी की आय की अगर बात करें तो 3% के आसपास की ग्रोथ है और मुनाफे के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो ये सपाट रहे हैं हालांकि। लेकिन अगर आप कामकाजी मुनाफा यानी कि एबिडा पर अगर नजर डालेंगे तो यहां पर जरूर आपको 3.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए, आगे का आउटलुक शेयर करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी का टॉप मैनेजमेंट, कंपनी के डिजिटल बिजनेस सर्विस के प्रेसिडेंट और CEO राजीव शाह और कंपनी के MD एंड CFO वेंकटरमण नारायणन। राजीव और वेंकटरमण जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टेनो स्वदेश पर। वेंकट, पहला सवाल आपसे लेना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि मुनाफा थोड़ा सा आपका फ्लैट है, आय में हालांकि 3% के आसपास की ग्रोथ है और हमने रेवेन्यू में अगर हमने Q4 में थोड़ी राइट शिफ्टिंग देखी है हमने। क्या आप हम मान के चलें, आप बताएंगे कि इस राइट शिफ्टिंग का मतलब क्या है और क्या जो Q1 जो अभी चल रहा है क्या इसके नतीजे भी थोड़े से ऊपर आने की उम्मीद है अगर हम आय के फ्रंट पर बात करें तो? वही तो हमारी आशा है। इस क्वार्टर में Q4 में वी हैव साइंड 16 न्यू लोगोस एंड दैट हैज बीन द हाईएस्ट अब तक। पूरी साल के नंबर देखोगे तो 237 कस्टमर्स वी हैव क्लोज्ड विद इट एंड 16 लोगोस हैव बीन साइंड इन द करंट क्वार्टर। और ये जो साइन अप हुआ है उसका रिजल्ट्स और रेवेन्यू बुकिंग और बिलिंग वो Q1 में ही हो सकता है। तो इसीलिए हम बता रहे थे कि राइट शिफ्टिंग हुआ था, बिकॉज दीज लोगोज, मेनी ऑफ देम, these new sign-ups should have happened in Q4, but given the situation in the economy and the way things were changing in the US geography, there was a little bit of a delay. But uske baad, jab things have become a lot more clearer, the sign-ups have happened and we have started work. So Q1, we are expecting a good Q1, and it's a basis of on that and the way we see Q2 that हमने अपना गाइडेंस 25% पे ही रखा है अगले साल के।
राजीव जी, आपसे सवाल होगा अगला। आपके पेयर्स ने जो स्लो डाउन झेला है उसका असर आपके डिजिटल सेगमेंट पे भी पड़ा और वहां पर ग्रोथ रेट हमने देखा थोड़ी धीमी नजर आई है। इस वक्त आपके क्लाइंट्स के साथ कुछ इंटरेक्शन भी चल रहे होंगे, किस तरह का डिस्कशन हो रहा है और आगे के लिए आप क्या आउटलुक शेयर करेंगे वहां पर? जो अप्रोच है कस्टमर के साथ, सो हमारा लैंड और एक्सपैंड का स्ट्रेटजी है जो कस्टमर के साथ, विच इज gives us a great visibility to the future investments that they are going to make in the newer technologies. So from that perspective, it is not a discretionary spending, but it is a survival and growth strategy for most of the customer. Newer business models आ रहे हैं, newer technologies का adaptation होना है, low code, AI, chat GPT, etc. So they have to take advantage of the newer technologies. From that perspective, I think all the conversations, जब हम customer से बात कर रहे हैं, they'll continue to invest in newer technologies. और उनका दो main business problem है. How do we grow our revenue or how do we become operationally efficient? And considering that हम लोग जो digital technologies में play कर रहे हैं और agile methodology से implement कर रहे हैं, I think that we are quite bullish. और जैसा वेंकट ने बताया कि even last quarter was one of the best quarters for us as far as new logos that we needed to sign. और जब हम लोग नया लोगो साइन करते हैं तो नेचुरली उसका एक्सपैंड भी करेंगे, because we continue to invest in account managers, domain consultants, business analysts, technologies, architects, etc. So quite optimistic and excited about the future. बढ़िया, इसको लेकर कोई शक नहीं है। लेकिन वेंकट, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। आपने जो FY24 के लिए 22 से 24% मार्जिन का जो गाइडेंस दिया था, क्या आप इसको बरकरार करेंगे? आपको भरोसा है कि आप इसको अचीव कर लेंगे? हमारा गाइडेंस हम मेंटेन कर रहे हैं 22 to 24%, वो तो गाइडेंस है। अब मगर ये भी बताना है कि दिस इज अ 12th क्वार्टर वेयर वी हैव डन मार्जिन्स ऑफ ग्रेटर देन 25% हमारा EBITDA, बट वी हैड सर्टेन टेलविंड्स। 2022 में कोविड का वी हैड राइट बैक्स, क्रेडिट्स व्हिच हैपेंड। उसके बाद 2023 में वी हैड द वे द फॉरेन करेंसी मूव्ड, Indian rupee had depreciated about 9%, 8.4% versus the dollar, तो उसका भी मुनाफा हमको मिल चुका था। तो going forward into FY24, we are hoping to maintain our operating health, and that's why we are saying 22 to 24%, but wanting to obviously beat it. ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, वेंकट जी, राजीव जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और अपने नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स के नतीजे आए और उसके बाद हमने देखा स्टॉक अभी इस वक्त 1% ऊपर कारोबार कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तर पर इस पर ट्रेड कर रहा है 864 के पास। आशीष जी, हैप्पीएस्ट माइंड्स के नतीजे अगर आपने एनालिसिस किए हो कैसे रहे, और अगर इन स्तरों पर किसी को एंट्री लेनी हो तो क्या सजेस्ट करेंगे? जी, मेरा भी मानना है कि जो भी वर्स था मिड साइज आईटी कंपनीज में, वो एक बार ओवर हो गया है और हैप्पीएस्ट माइंड्स के काफ़ी स्टेबल नतीजे पास्ट में भी आते रहे, तो इस बार भी कोई एक्सेप्शन नहीं था और उन्होंने ग्रेजुअल ग्रोथ नंबर्स में जो दिखाया है, मुझे मानना है वो कंटिन्यू रहेगा। और जैसा मैनेजमेंट बात कर रहे हैं कि जो नए डिजिटल अडॉप्शंस हैं, चैट जीपीटी रिलेटेड जो एक रेवोल्यूशन सा आया हुआ है आईटी सेक्टर में जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल नए ग्रोथ एरियाज हैं जहाँ पर कंपनी काम कर रही है। और अपने 52 वीक लो से ऑलमोस्ट स्टॉक में हमने 100 रुपये की अपसाइड ऑलरेडी देखा हुआ है, बट अभी भी जो दूसरे पीयर सेट है उसके कंपैरिजन में स्टॉक काफ़ी नीचे है, 1200 रुपये के ऊपर के लेवल हमने देखे हुए स्टॉक में। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस लेवल पे बिल्कुल स्टैगर्ड वे में एंट्री स्टॉक में की जा सकती है। ठीक है, स्टैगर्ड वे में एंट्री की जा सकती है। धीरे धीरे आप हैप्पीएस्ट माइंड्स को खरीद सकते हैं। महाराष्ट्र से विवेक हमारे साथ हैं। अच्छा ठीक है, विवेक का सवाल है व्हाट्सएप के जरिए और इनके पास है ट्राइडेंट के शेयर 3032 रुपये के भाव पर। ट्राइडेंट
ऊपर से फिसलते फिसलते ये 30 रुपए के नीचे भी गया था, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश इसमें चल रही है। आशीष जी, आप ही व्यू दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए, एक तो कॉटन की सप्लाई को लेकर टेंशन नहीं है, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि यूरोप के बाजार फिर से खुलने शुरू हो गए हैं। ट्राइडेंट आपको लगता है कि सही प्राइस पॉइंट पे है, यहाँ से अब गिरावट की आशंका नहीं है, अब शेयर ऊपर ही जाना चाहिए? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और लास्ट क्वार्टर में भी जो एक काफी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था, जहां 38 करोड़ के सामने कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट 140 करोड़ के आसपास पहुंच गया था, तो ये शो करता है कि अब एक थोड़ा सा टर्न अराउंड केस ये बन रहा है, और जो एक्सपोर्ट मार्केट पिकअप हो रहा है तो उसका भी बेनिफिट कंपनियों को काफी मिलेगा, क्योंकि कंपनी 100% EOU है टेरिटॉवल्स और कॉटन यार्न के सेगमेंट में। इसके अलावा कंपनी के पास में पेपर, स्पेशलिटी केमिकल जैसे कारोबार भी हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर में भी नतीजे काफ़ी अच्छे रहेंगे। मेरा एक्सपेक्टेशन 150 करोड़ के ऊपर का मुनाफे की है, तो इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। और जो कोई नए निवेशक स्टॉक में एंट्री करने का सोच रहे हैं तो 30 से 32 रुपए के लेवल अट्रैक्टिव लेवल है स्टॉक में, दोबारा एंट्री करें। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है ट्राइडेंट में। अब आगे बढ़ते हैं, और फेसबुक पर हमें अगला सवाल भेजा है संजय गुप्ता जी ने, दिल्ली से हैं ये। GSFC खरीदा हुआ है इन्होंने, 500 शेयर्स 165 पर लिया है। थोड़ा ऊपरी स्तर पर इन्होंने एंट्री कर ली थी। पिछले हाल फिलहाल में बीते महीने में हमने देखा स्टॉक में अच्छी तेजी भी आई, और 179 के लेवल्स जो हैं 52 वीक हाई पर है, तो उसी के आसपास स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। हालांकि आज 2% नीचे जरूर है ये स्टॉक। मंदार से वापस से कनेक्शन जुड़ चुका है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मंदार, आपको आवाज आ रही हो तो GSFC पर अपनी सलाह दीजिए। 165 पर इन्होंने एंट्री ली थी और हल्का मुनाफा इनको हो रहा है, अभी भी और तेजी के लिए बने रहना चाहिए या फिर एग्जिट कर ले? पूजा जी, देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी स्टॉक एक मेजर रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल से ऊपर में 190 तक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। पिछले 1-1.5 साल से मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ये लेवल्स को आके यहाँ से नीचे आ चुका है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक थोड़ा सा इस पोजीशन में बने रहना थोड़ा सा रिस्की होगा, और इसलिए ये लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग किया तो ज़्यादा बेहतर होगा। रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक कर जाता है तब एक फ्रेश पोजीशन का व्यू ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो रेजिस्टेंस के नीचे है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस होगी। GSFC प्रॉफिट बुकिंग की इसमें एडवाइस। और ऋषि कुमार दिल्ली से हमारे साथ हैं। ऋषि, आपके पास कौन सा शेयर है? नमस्कार सर, मेरे पास RCF के 500 शेयर हैं। मुझे उनके बारे में पता करना था कि बार उसको बेच कर क्या मैं इक्विटास बैंक ले सकता हूँ? RCF के 500 शेयर हैं आपके पास 110 रुपए के भाव पर? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। 105 शेयर 110 के भाव पर, और इनके भाव से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है। RCF में हमने देखा था कि ये शेयर 150 रुपए के आसपास तक गया, लेकिन फिर से फिसल कर अब हम देख रहे हैं कि ये शेयर आ गया है 100 रुपए के आसपास। आशीष जी, क्या भी होगा आपका RCF के शेयर को लेकर? क्या इसको बेचकर इक्विटास लेना ठीक होगा, जो ये पूछ रहे हैं ऋषि जी? बिल्कुल एक अच्छी चॉइस रहेगी इक्विटास को लेना, क्योंकि RCF में मेरा मानना है कि दूसरे फर्टिलाइजर स्टॉक के कंपैरिजन में थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। तो इक्विटास बैंक की बात करते हैं तो ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, और काफी इस पे एक्यूमुलेशन भी हमने पिछले कुछ समय में आता हुआ देखा है। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बिल्कुल स्टॉक लेने। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई। चलिए अब अगला सवाल लेंगे। ट्विटर पर हमें दिल्ली से SK मित्तल जी ने सवाल भेजा है। जुबिलेंट इनग्रेविया का स्टॉक है इनके पास, 2400 शेयर्स, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी इन्होंने लेके रखी है। 2400 शेयर्स 480 पर, माफ़ कीजिएगा 660 पर इन्होंने लिया हुआ था, और वहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है स्टॉक। इनको नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है स्टॉक में इस वक्त। हालांकि हाल फिलहाल में स्टॉक ने रिकवरी करने की कोशिश ज़रूर की थी, बट इनकी खरीदारी काफ़ी पहले की लग रही है। मंदार, क्या सजेस्ट करेंगे जुबिलेंट इनग्रेविया में?
कुछ रिकवरी के आसार हैं, क्योंकि क्वांटिटी क्योंकि इनकी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से नुकसान भी काफ़ी बड़ा हो चुका है इनका। अभी क्या सजेस्ट करेंगे, ये जो रिकवरी है कब तक इनके लेवल्स देखने को मिलेंगे, 680 के आसपास के लेवल्स? पूजा जी देखिए, स्टॉक में पिछले एक साल से तो डाउन ट्रेंड बना हुआ है, यानी जब से ऑल टाइम हाई कर लिया 820 के आसपास, तब से तो ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और ये ट्रेंड चेंज होते हुए नहीं लग रहा है। यानी अभी लेटेस्ट में अगर देखते हैं तो पिछले 2 महीनों में 350 के आसपास वाला लो करने के बाद स्टॉक ऊपर में 430 करंट लेवल जो है यहाँ तक बाउंस बैक कर चुका है। लेकिन ये जो लेवल्स है 430 440 की, यहाँ पे स्टॉक में रेजिस्टेंस बनता है और मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक मुझे लगता है कि स्टॉक में वीकनेस ही बना रहेगा। 440 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो यस, ऊपर में 580 के लेवल्स इस स्टॉक में जरूर बन सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा फिलहाल वेट करने की, थोड़ा राह देखने की जरूरत है कि किस तरीके से प्राइस ये लेवल्स पे रिएक्ट करता है, और इसलिए मैं इनको स्टॉप लॉस सुझाऊंगा। स्टॉप लॉस होगा 390 का, 390 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। 390 अगर ट्रिगर हो जाता है तो उस केस में इसका मतलब है कि स्टॉक ऊपर में सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है, नीचे जा रहा है, तो एग्जिट करना बेहतर होगा। लेकिन अगर 390 का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो जाता है और ऊपर में 440 का रेजिस्टेंस भी ब्रेक करके ऊपर चलता है तो उस केस में अच्छी खासी अपमूव इस स्टॉक में बन सकती है। 560 580 के इसमें टारगेट्स बन सकते हैं। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो समय लगने वाला है वो 1 से 2 साल का समय लगेगा, यानी शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा इस स्टॉक में। जी। तो उतना टाइम पीरियड रखिए सर। ठीक है, थोड़ा समय देना होगा, लेकिन 390 रुपये वाला जो स्तर है जुबिलेंट इनग्रीविया के लिए, इसको आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। कुछ नतीजों की बातचीत कर लेते हैं। मैनेजमेंट भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं 18 स्वदेश पर अपना व्यू शेयर करने के लिए और नतीजों के बारे में और साथ साथ आउटलुक के बारे में जानकारी देने के लिए। इंडियन बैंक ने Q4 के नतीजे कल अपने जारी किए थे और बैंक के मुनाफे में हमने देखा कि 47% के आसपास की ग्रोथ है और ये ग्रोथ इसके चलते आई है क्योंकि बैड लोन्स में कमी आई है, नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, एनपीए के फ्रंट पर भी हमने सुधार देखा है और हमने देखा कि 8.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी बैंक ने ऐलान किया है। कल हालांकि हमने शेयर में कमजोरी भी इसी के चलते देखी भी थी। नतीजों पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं बैंक के एमडी और सीईओ SL जैन। जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। पहले तो बड़े हेल्दी नंबर्स, बधाई आपको। प्रॉफिट में हमने देखा कि अच्छा जंप है और 1448 करोड़ रुपए का फिगर आपने रिपोर्ट किया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही इतने सॉलिड नंबर्स के पीछे? जो हमारा मेन वजह है हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ। हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ जो है ना वो 29% है। ये नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ कहां से आता है? जब आपका क्रेडिट बढ़ता है। हमारा देखो आप 14% क्रेडिट बढ़ा हुआ है। रिटेल, एग्री, एमएसएमई, रैम grown by 12%, right? So retail 13%, agri 16%, MSME 7%, and even the standard corporate has grown by 17%. Of course, 12% on including NPA. So आपका जब business बढ़ता है, आपका net interest income बढ़ता है. So my one reason for my growth is a good net interest income. This is a core. The income is coming from the core business. As addition to that, non-interest income is also grown. Under the non-interest income, the growth has happened in recovery in write-off, very handsome growth. Growth in the fee-based income. Under the fee-based income, growth is in the processing charges and all. So, आप देखिए इंटरेस्ट की ग्रोथ है और नॉन इंटरेस्ट की ग्रोथ है, खर्चे उतने नहीं बढ़े। एज अ रिजल्ट बाय ऑपरेटिंग एंड नेट बोथ हैव ग्रोन बाय 47%। ओके, अब बिजनेस मोमेंटम कैसा दिखाई दे रहा है आपको आने वाले समय के लिए? क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में तो हमने देखा कि करीब 14% की लोन ग्रोथ देखने को मिली है। आने वाले समय में वहाँ क्या आप कुछ स्लो डाउन देख रहे हैं या फिर ये जो ग्रोथ है ये आगे भी जारी रह सकती है? हम लोगों ने लास्ट टाइम 12% का गाइडेंस दिया था। हम 14% की क्रेडिट ग्रोथ हमने किए। तो जनरली हम कंजर्वेटिव साइड में ही गाइडेंस देते हैं। हम सोच रहे हैं अगले साल में 10 से 12% हमारा क्रेडिट ग्रोथ होगा। बट हमारा जो ग्रोथ होगा वो सारे सेगमेंट में होगा। आप देखिए रिटेल, एग्री, एमएसएमई, कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट, ऑल आर ग्रोइंग नियर टू द सेम लेवल। सो हमारा एक ऑल राउंड ग्रोथ होता है। ऑल राउंड ग्रोथ होने से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होता है, स्प्रेड बेटर होता है एंड हमारा रिस्क भी स्प्रेड रहता है।
ठीक है जैन साहब, आप जरा ये बताइए कि हम चूंकि डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और अब वो एक की एरिया है, क्योंकि डिपॉजिट रेट्स जिस तरह से ऊपर गए कहीं ना कहीं उसने मार्जिन को भी इम्पैक्ट किया। डिपॉजिट में ग्रोथ किस तरह की आएगी यहाँ से, आप किस तरह का गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ की अगर बात करें तो वो दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। हमारा जो डिपॉजिट ग्रोथ है ना वो 5% और सेविंग का डिपॉजिट ग्रोथ 7% है। हमारा डिपॉजिट थोड़ा कम है बिकॉज हमारा एडिक्वेट LCR है 150%, 58% और हमारा एक्सेस SLR भी है 35-36 है। सो बैंक इज बेसिकली एडिक्वेटली लिक्विड। गोइंग फॉरवर्ड वी नीड, हमको जरूरत पड़ेगा डिपॉजिट का, उसी के बेसिस पर हम लोग एडवांस करते हैं। सो हम लोगों ने कई चेंजेस करे हैं, प्रोडक्ट लेवल पे चेंजेस करे हैं, प्रोसेस लेवल पर चेंजेस करे हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर चेंजेस करें। इसकी वजह से हमको उम्मीद है कि 8 से 10% के आसपास हमारी डिपॉजिट में ग्रोथ होनी चाहिए। वो डिपॉजिट की ग्रोथ हमारी क्रेडिट की ग्रोथ को मीट कर पाएगी। ठीक है जैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। नतीजों के बारे में आउटलुक शेयर करने के लिए यहाँ से बैंक का उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। तो इंडियन बैंक नतीजों के बाद हमने कमजोरी देखी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो भी कमजोरी आई डिविडेंड के रूप में उसका आपको फायदा मिल गया अगर आपने इंडियन बैंक के शेयर रखे हुए हैं तो। आशीष जी, इंडियन बैंक 300 रुपए 311 रुपए के आसपास के प्राइस हैं, आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री से क्या संकेत मिल रहे हैं, कैसी लग रही है और क्या आप उत्साहित हैं इसमें निवेश बनाए रखने को लेकर? क्या सलाह देंगे आप? ऑडियो में दिक्कत है आशीष जी, आपको चलिए फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जरा एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं इंडियन बैंक को लेकर। मंदार, इंडियन बैंक बताइए, चार्ट्स इसके कैसे दिख रहे हैं, आपकी तरफ से सलाह क्या होगी? मंदार जी, आपको आवाज आ रही है? अभिषेक जी देखिए, बेसिकली अभी अगर शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं तो पिछले 3-4 दिन में 330 के लेवल से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग बनते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि यही लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड करेगा, यानी इमीडिएट अपसाइड तो स्टॉक में नहीं लग रही है, लेकिन 300 से लेके 335 इस तरीके का रेंज बना रहेगा। एक 10% का रेंज है स्टॉक के लिए। तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में तो लग रहा है कि इसी लेवल्स में ट्रेड करेगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे अपवर्ड ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है। तो अगर किसी की पोजीशन है तो उसके लिए राय तो होल्ड होगी। स्टॉप लॉस जो होगा वो 290 का होगा, 290 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। और किसी को अगर फ्रेश एंटर करना हो तो इस करेक्शन में जरूर कर सकते हैं, 300 के आसपास पोजीशन ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये है सजेशन इंडियन बैंक पर। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और अब हमें फेसबुक पर सवाल आया है MK सिन्हा जी का। इन्होंने MRF के स्टॉक लिए हुए हैं और दो ही शेयर है, केवल 2 स्टॉक हैं इनके पास हैं। 7,500 पर इन्होंने एंट्री की हुई थी। अब इनमें हम क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि MRF तो कल भी काफ़ी एक्शन में था, फ्यूचर्स में 1 लाख के मार्क के पास पहुंच चुका था और अपने उच्चतम स्तर पर MRF का स्टॉक पहुंच चुका है। कल हमने अच्छी खासी रिसर्च भी की थी इस पर, इसकी पूरी हिस्ट्री हमने आपके सामने रखी थी। तो शानदार मोमेंट है और हर लेवल पर जिस भी लेवल पर अगर किसी ने एंट्री लेने की कोशिश की होगी उनको इसमें शानदार मुनाफा हो रहा होगा MRF में। इनको भी अच्छा मुनाफा है ही, 2 स्टॉक हैं, लेकिन उसमें देखिए अगर इनके हम लेवल्स आपको दिखा पाए तो काफ़ी शानदार गेन इनको हो रहा है इस वक्त स्टॉक में। मंदार जी, आशीष जी से तो बात नहीं हो पा रही है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मंदार जी, आप ही सजेस्ट करिए, MRF क्या सजेस्ट इन लेवल्स पर अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे? इनको बने रहना चाहिए और होल्ड करें और तेजी के लिए, या फिर पार्शियल प्रॉफिट कुछ बुक करने की राय देंगे आप? देखिए, फिलहाल तो मुझे लगता है कि पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। और एक अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया प्राइस पे ये स्टॉक को बाई किया है, तो ये पॉजिटिव है। प्लस अगर आप देखो, मैं इसका वीकली चार्ट देख रहा हूँ और पिछले 3 साल का चार्ट देख रहा हूँ, तो 2 साल इस स्टॉक को एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 93,000 94,000 के लेवल के आसपास। लास्ट वीक ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है। तो इसका मतलब है कि 2 साल की कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक एक फ्रेश अपमूव स्टार्ट कर रहा है। प्लस ये जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन का ऊपर की तरफ का जो टारगेट बनता है वो आपको दिखेगा कि
1,18,000 के आसपास तक का इसका टारगेट बन रहा है स्टॉक का। तो मुझे लगता है फिलहाल तो पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। इसमें जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो 93,000 का होगा। 93,000 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। ठीक है, एमआरएफ 1 लाख रुपए के पार जाने को बेकरार है शेयर। 98,000 रुपए पर आज ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि फ्यूचर्स में भाव 1 लाख रुपए के जरूर पार जा चुके हैं, लेकिन 93,000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप बने रहिए, ये सलाह है मंदार की। हरिप्रसाद का सवाल है झारखंड से। हरिप्रसाद जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। हरिप्रसाद जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है, शायद कुछ दिक्कत है फोन लाइन में और उनका कॉल ड्रॉप हो गया है। ये बड़ी परेशानी है टेलीकॉम कंपनीज के साथ। इनका सवाल लेकिन हमारे पास जरूर आ गया है। जिंदल 100 के शेयर इनके पास हैं 45 की संख्या में और भाव है 119 का। हरिप्रसाद जी जुड़ गए हमारे साथ। बताइए हरिप्रसाद जी, आपने ये शेयर खरीदे कब थे, कितना समय दे सकते हैं और क्या सलाह चाहिए आपको? बोल रहे हैं होल्ड करना है कि क्या करना है? सर आपने कब खरीदा था शेयर? ये 2 महीना पहले। 2 महीने पहले के लिहाज से तो बढ़िया रिटर्न हैं जिंदल 100 में। आशीष जी बताइए, होल्ड करें अभी, समय दें इसको? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए और समय भी दीजिए स्टॉक को। काफी अच्छे नतीजे भी हमने दिसंबर क्वार्टर में जिंदल 100 की तरफ से आते देखे, क्योंकि जो 100 पाइप्स बनाते हैं वो उसका जो ऑर्डर बुक है उनकी वो काफी स्ट्रांग बनी हुई है और उसमें मार्जिन भी काफी अच्छे हैं। तो इनफैक्ट जो भी कंपनी जो स्टील के डेरिवेटिव्स बनाती हैं, जैसे पाइप वाली कंपनियां हैं या शीट्स वाली कंपनियां हैं, हमने देखा वहां पर मार्जिन अभी भी इंटैक्ट है कंपेयर टू जो सिर्फ HRCR या इस पैलेट्स बनाती हैं। तो मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल जिंदल 100 में आप बने रहिए और यहाँ पे करीब 20% की अपसाइड मुझे लगता है अगले 6 महीनों में और मिलेगी। ठीक है, तो ये है राय जिंदल 100 पर। अभी होल्ड कीजिए इस शेयर को। फेसबुक पर वैदेही शाह जी ने सवाल भेजा है, दोनों सरकारी बैंक हैं इनके पास, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, इन दोनों को इन्होंने होल्ड किया हुआ है। पीएनबी में इनको हल्का नुकसान हो रहा है। 59 पर लिया था, इस वक्त 51 के आसपास, 51 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में ये मुनाफे में है। ये इन्होंने 122 पर लिया था और बैंक ऑफ बड़ौदा अगर मौजूदा स्तर देखें तो 181 पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। सरकारी बैंकों में हाल फिलहाल में तेजी तो काफी अच्छी आई थी, लेकिन इस वक्त हम कुछ समय से देख रहे हैं, जब से नतीजे आ रहे हैं, कुछ मुनाफा वसूली हावी है इन सभी स्टॉक्स में। क्या करना चाहिए यहाँ पर आप मंदार सजेस्ट करिए, पीएनबी पर भी और बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी क्या लेवल्स वॉच करें और स्टॉप लॉस भी अगर आप इन्हें सुझाएं तो? पूजा जी देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे स्टॉक में रेजिस्टेंस बनता है। स्टॉक में अच्छा खासा अपमूव तो हमने देखा ही है पिछले 2-2.5 सालों में। अब जो करंट लेवल्स है 190, 195, 200, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक आके यहाँ से नीचे गिर चुका है। तो मुझे लगता है कि ये लेवल्स पे बैंक ऑफ बड़ौदा चले गए, म्यूट पे आप चले गए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, मैं कह रहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट लेवल्स पे बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है और अगर आप पिछले 10-12 साल का चार्ट देखो तो मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ये लेवल्स पे आके यहाँ से नीचे गिर चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया तो ज़्यादा बेहतर होगा, कम से कम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूर करना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक के केस एकदम रिवर्स है, यानी अगर बाकी के ये बैंक्स और पीएनबी को कंपेयर करते तो मुझे लगता है पीएनबी में मूव अभी स्टार्ट हो रही है, तो पीएनबी तो जरूर होल्ड करना चाहिए। अगर किसी ने बाय नहीं किया तो फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 43 का होगा। 43 के स्टॉप लॉस से पोजीशन, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड कीजिए और सिर्फ व्यू 2 से 3 साल का व्यू रखना चाहिए और मुझे लगता है कि इसमें अच्छी खासी अपमूव जरूर बन सकती है। ठीक है, पीएनबी में अपमूव की उम्मीद है यहाँ से और खरीदारी का अच्छा मौका भी दे रहा है पीएनबी, ऐसा लगता है मंदार को। लेकिन इशू को समाप्त करने का है समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज आशीष जी, मंदार जी समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन बाजार हम देख रहे हैं कि तेजी में तो है, लेकिन दायरा जो है बहुत सीमित है। तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 60 से 70 अंकों के आसपास की रेंज है। 18,300 के ऊपर अच्छे से टिक रहा है, लेकिन बाजार की इस तेजी में आज वो शेयर नहीं चले हैं जो धुआंधार तेजी दिखा चुके हैं ऑलरेडी। हम बात करें रेलवे स्टॉक्स की, आज वहां पर कमजोरी है। आप आरवीएनएल देख लीजिए, आईआरएफसी, राइट्स, इरकॉन, ये शेयर कमजोर हैं। लेकिन इस कमजोरी के आने से पहले ही इटिनो स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने आपको आगाह कर दिया था
कि रेलवे की रफ्तार अब थम गई है, यहां पर आपको सतर्क रहना चाहिए। आइए जाने से पहले एक बार सुन लीजिए कि उन्होंने कहा क्या था। रेलवेज में वही हुआ है कि पहले किसी को बिलीव नहीं था, अब सबको लगता है यहाँ गलत कुछ नहीं होगा। अरे भैया रुक जाओ, थम जाओ, अर्निंग्स आने में 2-3 साल है। मतलब राजधानी छूटी है, पहुंच जाएगी दिल्ली, मगर राजधानी को दिल्ली पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं। तो पहले तो कोई मानता नहीं था राजधानी है। जब राजधानी में लगता है तो राजधानी पहुंचने में समय लगता है। राजधानी इज नॉट चर्चगेट स्टेशन की ट्रेन कि वो 1.5 घंटे में आप निकलेंगे तो चर्चगेट से कांदीवली पहुंच जाएंगे। ये दिल्ली जाने की बात हो रही है।